हेलो क्लास। हम लोग देख रहे थे हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरिन्स के बारे में, जिसमें हमने हैलो एल्केन और हैलो एरिन बनाने की सामान्य विधि देखी थी। इसमें से पहला था हमारा प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण। अब आगे इसमें से देखेंगे, मतलब हैलो एल्केन व हैलो एरिन बनाने की जो सामान्य विधि है उसमें आगे कौन कौन सी विधि आएगी उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा हम लोग क्या हैलो एरिन्स बना पाते हैं, है ना। तो ये हो गई हैलो एरिन बनाने की एक विधि। इसमें होता क्या है, बेंजीन डाइजोनियम लवण को हैलोजन अम्ल तथा उसके संगत क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो एरिल हैलाइड बनता है। देखिए यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम लवण, तो कौन सा है, ये है बेंजीन है और डाइजोनियम के यहाँ पे लवण उपस्थित हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम लवण को यहाँ पे हैलोजन की जगह में आप लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को रख सकते हो, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम लवण को जब हम लोग हैलोजन अम्ल के साथ, हैलोजन अम्ल इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कोई भी अम्ल हो सकता है, HCl हो सकता है, HF हो सकता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो उन्हीं को यहाँ पे लेना है। तो बेंजीन डाइजोनियम लवण को हैलोजन अम्ल के साथ क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में कितना ताप है, 273 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, गरम करेंगे, तब यहाँ पे हमें एरिल हैलाइड प्राप्त होगा। यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअल में यहाँ से जो आपका N है, यहाँ पे 2 N है ना, 2 नाइट्रोजन है, तो मतलब क्या है, N2 है। तो यहाँ से N2 आपका निकल गया है और डायरेक्टली हैलोजन इसके साथ में बंड बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। N2 यहाँ से गायब हुआ है, निकला है, और यहाँ पे जो अभिक्रिया है किसके साथ करवाया है, HCl के साथ, हैलोजन अम्ल के साथ। ये हैलोजन है और ये अम्ल का चिन्ह है। तो यहाँ पे कोई सा भी हैलोजन अम्ल आप रख सकते हो, HCl हो गया, HF हो गया आदि, ठीक। तो ये HX यहाँ से निकल गया है और यहाँ से नाइट्रोजन निकल गया है। तो ये है आपका सैंड मेयर अभिक्रिया। बेंजीन डाइजोनियम लवण को हैलोजन अम्ल के साथ क्यूप्रस हैलाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें एरिल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक। यहाँ पे अब X की जगह में आप कोई भी Cl हो गया, Br हो गया, कोई भी रख करके इस रिएक्शन को पूरा कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और कुछ दूसरा जैसे ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपकी सैंड मेयर अभिक्रिया। अब इसी सैंड मेयर अभिक्रिया की तरह ही एक और अभिक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं गाटरमैन अभिक्रिया। तो गाटरमैन अभिक्रिया और सैंड मेयर में अभिक्रिया में अंतर ये होता है कि यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करवाते हैं, लेकिन जो आपकी गाटरमैन अभिक्रिया होगी उसमें कापर किसकी उपस्थिति में, खाली कापर की उपस्थिति में, Cu की उपस्थिति में अभिक्रिया को करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं गाटरमैन अभिक्रिया को। देखिए यहाँ पे गाटरमैन अभिक्रिया, तो ये भी हैलो एरिन बनाने की जो विधि है उसके अंतर्गत ही आएगा। हैलो एरिन बनाने की विधि में आप गाटरमैन अभिक्रिया को लिख सकते हो, ठीक है। तो हैलो एरिन विशेषकर क्लोरो एवं ब्रोमो एरिन गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। यह सैंड मेयर अभिक्रिया की परिवर्धित अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हैलोजन अम्ल मतलब HCl या HBr की उपस्थिति में कापर चूर्ण के ताजे बने मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में 40 अंश क्रियाफल की प्राप्ति होती है। ये शायद 40% हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया क्या है, बेंजीन डाइजोनियम लवण को जब कापर चूर्ण की उपस्थिति में या फिर कापर चूर्ण के साथ, बेंजीन डाइजोनियम लवण को कापर चूर्ण के साथ HCl या HBr की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यहाँ पे हमें एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। एक बार फिर से, बेंजीन डाइजोनियम लवण को कापर चूर्ण के साथ HCl या HBr की उपस्थिति में गर्म किया जाता है
तब हमें एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर भी सेम वैसे हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से भी आपका N2 क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये उत्पाद है ना, ये प्रोडक्ट है हमारा, तो यहाँ पे N2 क्या हुआ है, निकला है। और हाँ, N2 तो यहाँ से निकला ही है, साथ में यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि पहले में क्या था, N2 निकल रहा था तो Cl डायरेक्ट आकर के जुड़ जा रहा था, पर यहाँ पे वैसा नहीं है, N2 निकला है, ये बात फिक्स है, लेकिन आपको जो Cl है उसकी अभिक्रिया HBr की उपस्थिति में यहाँ पे करवा रहे हैं। इस अभिक्रिया में HBr, इसकी जगह में हम लोग HCl भी रख सकते हैं ना, तो HBr की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो ये Cl यहाँ के हाइड्रोजन से जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ के हाइड्रोजन से जाकर के जुड़ेगा और यहाँ का जो Br है वो यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण है। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम लवण है, तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन रहेगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे हम लोग, इसकी अभिक्रिया कापर के साथ, कापर चूर्ण के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, HBr या फिर HCl की उपस्थिति में। तो हम लोग यहाँ पे HBr को लिए हैं। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, जो बेंजीन डाइजोनियम लवण है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, 3 हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है N2 है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो N2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक, N2 यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, ये जो Cl है वो इस हाइड्रोजन से जाकर के जुड़ेगा, तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन से जाकर के जुड़ के HBr बना लेगा, और HCl बना लेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस Cl से जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसको। अब ये जो Br है इसके साथ, इस बेंजीन के साथ जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका गाटरमैन अभिक्रिया। जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को कापर चूर्ण के साथ HBr HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें हैलो एरिन प्राप्त होता है। ये है गाटरमैन अभिक्रिया। ठीक, आगे है हुसंडीकरण विधि। तो क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर हेलोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या फिर हैलो एरिन प्राप्त होता है। हुसंडीकरण विधि क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर हेलोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर इसे हम लोग हैलो एरिन भी कह सकते हैं, ये क्या होता है, प्राप्त होता है। तो देखते हैं हुसंडीकरण विधि। एरोमेटिक मतलब इसमें लेना क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है आपका, ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्या आकर के जुड़ा है, Ag मतलब सिल्वर। इसी कारण यहाँ पे क्या बोला गया है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल आकर के जुड़ा है, मतलब COOH आकर के जुड़ा है, और उस हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे Ag मतलब सिल्वर आकर के जुड़ा है, इसलिए एरोमेटिक इसी कारण इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण कहा गया है। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया हमें किससे करवानी है, ब्रोमीन से या फिर क्लोरीन से। तो याद रखिएगा यहाँ पे ब्रोमीन से या फिर क्लोरीन से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको ये है COOAG मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो रजत लवण है ये यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे ब्रोमीन आकर के जुड़ेगा। ठीक,
यहाँ से अगर यहाँ पे कोई हैलोजन आकर के जुड़ेगा तभी तो ये क्या हो जाएगा, आपका हेलो एरिन बनेगा। हमें बनाना क्या है, हेलो एरिन बनाना है। ठीक, तो यहाँ से कोई हैलोजन आकर के जुड़ेगा, मतलब ये ब्रोमीन है, इसको हटा करके इसकी जगह में जा करके क्या हुआ है, ऐड हुआ है, जुड़ा है। अब यहाँ से जो बचा है उसको हमें क्या करना है, लिखना है। यहाँ से क्या निकल गया है आपका COOAG, तो यहाँ से CO2 आपको मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन इस सिल्वर से जा करके जुड़ेगा तो AgBr हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपकी सिंपल विधि, मतलब हुसैनीकरण विधि जो बहुत सिंपल है। इसको याद रखिएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। एरीन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ करवाने पर हेलो एरीन प्राप्त होता है। साथ में यहाँ पे आपको CO2 AgBr भी प्राप्त होता है। ठीक, तो ये है आपकी हुसैनीकरण विधि। अब आगे देखते हैं हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति। तो यहाँ पे देखिए हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति, जो आपका हेलो एरीन है उसमें CX बंध की प्रकृति किस प्रकार होती है उसे देखते हैं। तो ये है आपका हेलो एरीन, इसमें एक हैलोजन जुड़ा है। तो यहाँ पे जो हैलोजन होता है, हैलोजन ग्रुप होता है, वो कार्बन से जुड़ा रहता है, कार्बन से जुड़ा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है, उसी से जुड़ा रहता है ना। और साथ में हमें पता है जो बेंजीन की एक्चुअल संरचना क्या होती है, वो इस तरीके से होती है। ठीक, इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है। कितना है, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे कौन सा संकरण होता है, sp2। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या होगा, sp3। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इस कार्बन के पास कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ये किससे जुड़ा है, हैलोजन से। हैलोजन मान लेते हैं फ्लोरीन से जुड़ा है। हैलोजन की जगह में किससे, हैलोजन में ये की जगह में हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को रख सकते हैं। फ्लोरीन से जुड़ा है तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1H2 2H2 2p5। पता है हमें कि P में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, PX PY PZ। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है या फिर कोई भी हैलोजन होगा उसकी संरचना इसी, उसका जो एटॉम मतलब परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसी तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है आपका हेलो एरिन्स में, जो कार्बन होता है वो sp2 संकरण रखता है और वो हैलोजन के pZ कक्षक से क्या करता है, अतिव्यापन करता है। एक बार फिर से, एरोमेटिक हैलाइड जो होता है उसमें कार्बन हैलोजन से बॉन्ड बनाया रहता है, जिसमें का जो कार्बन होता है वो कौन सा संकरण रखता है, sp2, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कार्बन जो होता है sp2 संकरण रखता है और हैलोजन के pZ कक्षक से क्या करता है, अतिव्यापन करता है। ठीक, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है इन दोनों के बीच। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे अतिव्यापन होगा जिसके फलस्वरूप यहाँ पे आपका सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। ठीक, कार्बन और pZ कक्षक के बीच अतिव्यापन होगा जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या, कौन सा बंध का निर्माण होगा, सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। हमें ये पता है कि जो यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो हैलोजन है तो इसमें से विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली हैलोजन की ही ज़्यादा होती है ना। हैलोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो सहसंयोजी बंध बना है हैलोजन के बीच और कार्बन के बीच, ठीक, सहसंयोजी बंध बना हुआ है, तो इस सहसंयोजी बंध को खींचने की शक्ति किसकी ज़्यादा होगी, हैलोजन की। इस सहसंयोजी बंध को खींचने की शक्ति किसकी ज़्यादा होगी, हैलोजन की ज़्यादा होगी। तो हैलोजन जो है ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज, और कार्बन जो है कम खींच रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा।
इसका मतलब यहाँ पे देखो प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका पोलर, मतलब ये ध्रुवीय प्रकृति हो गई। अगर यहाँ पे माइनस प्लस चार्ज नहीं आता, ऐसे का ऐसे ही रहता, तब हम कहते कि ये CX जो बंध है वो अध्रुवीय प्रकृति का है। बट यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका हैलो एरिन है वो कौन सी ध्रुवीय प्रकृति का है, जिसमें प्लस और माइनस होता है। जैसे HCl का देखें तो HCl में हाइड्रोजन में प्लस और क्लोरीन में माइनस होता है, इसका मतलब HCl क्या है आपका ध्रुवीय प्रकृति का है। बट Cl को देखें, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो इनके बीच जो है ध्रुवीय प्रकृति नहीं होगी, मतलब ये क्या है आपका अध्रुवीय। पर ये क्या है HCl क्या है आपका ध्रुवीय है। उसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन पे प्लस, हैलोजन पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो आपका हैलो एरिन है वो क्या है, ध्रुवीय प्रकृति का है। इस तरीके से हैलो एरिन्स में CS बंध की, CX जो बंध की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। ठीक, यहाँ पे हैलो एरिन्स के भौतिक गुण दिया गया है। जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं, मतलब जो हैलो एरिन होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। तेल के समान द्रव अथवा क्रिस्टलीय ठोस भी होते हैं। ये जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। जल में इसकी विलेयता बहुत ही कम होती है। जो हैलो एरिन होती है उनकी विलेयता जल में क्या होती है, कम होती है, किंतु कार्बनिक विलायक एल्कोहल, बेंजीन, ईथर में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अधिकांश कार्बोनिल हैलाइड क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। एरोमेटिक हैलोजन यौगिक का क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, उच्च होता है, किंतु बेंजीन व्युत्पन्न हैलोजन यौगिकों के गलनांक क्वथनांक का क्रम निम्न है, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एरोमेटिक हैलोजन यौगिक होंगे, बेंजीन को छोड़कर जो दूसरे एरोमेटिक होंगे, जो ऐसे ही क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। ठीक, तो उसे भी हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। बेंजीन भी रिंग बनाता है इस प्रकार, तो उसे ही एरोमेटिक कहते हैं। लेकिन बेंजीन को छोड़कर जो दूसरे एरोमेटिक होंगी उनकी जो हैलोजन यौगिक का क्वथनांक होता है वो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, उच्च होता है। जो दूसरे हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, उच्च होता है, किंतु बेंजीन व्युत्पन्न हैलोजन यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक का क्रम क्या होता है, इस तरीके से होता है। मतलब जो आपका जैसे कि बेंजीन है उससे क्या है, आयोडीन ग्रुप जुड़ा है। उसके बाद क्या है, बेंजीन है उससे क्या है, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है। उसके पश्चात यहाँ पे एक बेंजीन है उससे क्या है, क्लोरीन जुड़ा है। और एक बेंजीन है जिससे क्या जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है। तो इसी तरीके से इसी सीरीज में क्या होता है, आपका जो क्वथनांक और गलनांक होता है। मतलब बेंजीन आयोडाइड का मतलब आयोडोबेंजीन, ठीक, आयोडोबेंजीन का जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद ब्रोमोबेंजीन का, उसके पश्चात क्लोरोबेंजीन का और उसके पश्चात फ्लोरोबेंजीन का। इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। बेंजीन व्युत्पन्न का क्रम इस तरीके से होता है। आयोडोबेंजीन का गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक, ब्रोमोबेंजीन का गलनांक क्वथनांक उससे थोड़ा कम, उसके बाद क्लोरोबेंजीन का, उसके बाद फ्लोरोबेंजीन का। ठीक, अब आगे देखते हैं हैलो एरिन्स के रासायनिक गुण। तो हैलो एरिन्स के रासायनिक गुण का मतलब ये है कि जो आपका हैलो एरिन है वो किसी दूसरे यौगिक के साथ किस तरीके से अभिक्रिया को दर्शाता है। तो यहाँ पे है आपका पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। दूसरा है आपका अपचयन। दूसरा क्या है, अपचयन। अपचयन में क्या होगा, जो आपका हैलो एरिन है वो हाइड्रोजन से मतलब क्या करेगा, अपचयन करेगा। मतलब हैलो एरिन का यहाँ पे अपचयन काम होगा और कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो अपचयन में कौन कौन सी अभिक्रिया आती है उसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग हैलो एरिन्स के रासायनिक गुण के बारे में देख रहे हैं कि किस तरीके से हैलो एरिन्स अभिक्रिया करता है। तो किस तरीके से वो अपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एरोमेटिक हैलोजन है ना, एरोमेटिक हैलोजन है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली अगर देखें तो यहाँ पे क्या है आपका क्लोरोबेंजीन है। तो जब क्लोरोबेंजीन या फिर किसी भी हैलो एरिन्स की अभिक्रिया या फिर हैलो एरिन्स को निकिल एल्युमिनियम धातु संकर या फिर सोडियम अमलगम और
एल्कोक्सी क्षार के साथ अपचयन करवाते हैं। जब हैलोइरिन्स का अपचयन निकिल एल्युमिनियम धातु संकर या फिर इसको ले सकते हैं या फिर इन दोनों को ले सकते हैं, या फिर सोडियम अमलगम या फिर एल्कोक्सी क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। अपचयन में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर कोई भी धन विद्युत तत्व क्या होते हैं, आकर के जुड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे जब अपचयन करवाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो Cl है वो यहाँ से गायब हो जाएगा और क्या प्राप्त होगा, आपको बेंजीन प्राप्त होगा। तो यहाँ से जो Cl निकला है वो इस हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया है और यहाँ पे HCl बना लिया है। तो ठीक है, अपचयन, हैलोइरिन्स का अपचयन किस तरीके से होता है, जब हैलोइरिन्स को निकिल एल्युमिनियम धातु संकर या फिर सोडियम अमलगम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपचयन करवाते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे हैलोइरिन्स के और रासायनिक गुणों के बारे में, जिसमें है आपका वुटरज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो हैलोइरिन्स का शुष्क ईथर के साथ जो बना विलयन होता है, मतलब हैलोइरिन्स के शुष्क ईथर के साथ बने विलयन की अभिक्रिया सोडियम व एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपको एरिल हैलाइड दिख रहा है C6H5Cl, तो इस एरिल हैलाइड का शुष्क ईथर के साथ जो विलयन बना रहता है, उस विलयन की अभिक्रिया या फिर उस विलयन को सोडियम और एल्किल हैलाइड के साथ लेते हैं और उसको गर्म कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हीटिंग का यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा। तो इसके साथ क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका टॉलुइन बन जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या है, आपका हैलोइरिन है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे Cl है। ठीक है, तो Cl की अभिक्रिया मतलब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सोडियम से, और ClCH3 मतलब एल्किल हैलाइड से कराएंगे। यहाँ पे सोडियम के 2 मोल रहेंगे। अब यहाँ पे शुष्क ईथर, हीटिंग का साइन, यहाँ पे क्या हुआ है, एरिल हैलाइड का शुष्क ईथर में बने विलयन को सोडियम और ClCH3 मतलब एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। यहाँ पे क्लोरीन का क्या कर दिया जाएगा, या फिर हैलोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। किसके द्वारा प्रतिस्थापन किया जाएगा, इस CH3 के द्वारा मतलब एल्किल के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन का प्रतिस्थापन इस CH3 के द्वारा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आकर के क्या जुड़ेगा, CH3। अब यहाँ पे जो बचा है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे से Cl गायब हुआ है और यहाँ पे आपका सोडियम बचा हुआ है और यहाँ से एक Cl बचा हुआ है। तो यहाँ पे 2NaCl आ जाएगा। तो ये है आपकी वुटरज फिटिंग अभिक्रिया। उसके बाद आगे है आपका फिटिंग अभिक्रिया। तो एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर यहाँ पर डाइफेनिल प्राप्त होता है। एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करते हैं, तब यहाँ पे हमें डाइफेनिल प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या है, आपका हैलोइरिन है, मतलब C6H5Cl या फिर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसके 2 मोल लेने हैं। तो यहाँ पे देखो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, जब एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है, फिटिंग अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है C6H5 ये आपस में जुड़ जाएंगे और NaCl अपना अलग से बना लेगा। तो ये हो जाएगा आपका डाइफेनिल। ठीक, तो एक बार देखते हैं, C6H5 ये जुड़ गए। उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे,
सोडियम बचा है और Cl बचा है, Cl यहाँ पे सोडियम, तो प्लस 2NaCl हो जाएगा। एक बार देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया को। जब एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। ठीक, उसके बाद आगे है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। तो जब एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करवाते हैं, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से करवाते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, आपका एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम धातु है वो भी जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या है, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा। तो ये है आपकी एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक, तो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलोएरिन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है अर्थो और पैरा स्थिति पर ही क्यों होती है। एक बार फिर से, हेलोएरिन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थो और पैरा स्थिति पर ही क्यों संपन्न होती है। तो इसका आंसर है +m प्रभाव। ठीक, आंसर क्या है, +m प्रभाव। देखो यहाँ पे एरिल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन नाभिक में होता है। हैलोजन समूह के +m इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण हैलोजन समूह जो होता है +m प्रभाव डालता है ना। तो इसी +m प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पे बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है अर्थो और पैरा स्थान पर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थो और पैरा स्थान पर होता है। क्लोरीन जो होता है +m प्रभाव डालता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अर्थो पर और पैरा पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी कारण अर्थो और पैरा पर ही जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया की बात करें, मतलब हेलोएरिन्स में बात करें, तो इसे हम लोग हैलोजनीकरण द्वारा, नाइट्रीकरण द्वारा, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण द्वारा समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर में आएगा आपका हैलोजनीकरण। ठीक, इसमें क्या होता है, हैलोजन समूह अर्थो और पैरा निर्देशक होता है, इसलिए हैलोजन परमाणु अर्थो और पैरा स्थान पर होता है। हैलोजन परमाणु क्या होगा, अर्थो पर होगा या फिर पैरा पर होगा। ठीक, हैलोजनीकरण क्लोरोबेंजीन मतलब FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया करके अर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाते हैं। हैलोजनीकरण में क्या होता है, जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है वो FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके, मतलब हैलोजनीकरण है तो हैलोजन के साथ ही क्रिया करेगा, है ना। तो इस क्लोरीन के साथ या फिर किसी भी हैलोजन के साथ क्रिया कर लेता है और अपनी अर्थो और पैरा स्थिति पर क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। या तो यहाँ पे ये क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा या फिर जो क्लोरीन है आपका यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका हैलोजनीकरण संपन्न होगा। इसके बाद आगे है आपका नाइट्रीकरण। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही आपका हैलोजनीकरण आएगा, नाइट्रीकरण आएगा, सल्फोनीकरण आएगा और एसिटिलीकरण आएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है हैलोएरिन्स की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को लिखिए, तो आपको इनमें से किसी को भी लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं नाइट्रीकरण क्या होता है। जब क्लोरोबेंजीन या फिर हैलोएरिन की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में मतलब HNO3 से करवाते हैं, या फिर जब हैलोएरिन की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से करवाते हैं या फिर उसे हीट करते हैं, किसके साथ, हैलोएरिन्स को HNO3 के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में हैलोएरिन्स को HNO3 के साथ हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका NO2 है वो हैलोएरिन्स के अर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे जाकर के क्या होगा, ऐड होगा।
यहाँ से NO2 निकल जाएगा, HNO3 में से NO2 और अर्थों पर या फिर पैरा पर जा करके जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका बेंजीन है उसके अर्थों पर NO2 जाकर के जुड़ा है और एक NO2 जो है उसके पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ा है। ठीक, तो ये हो गई आपकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब उसके बाद फिर से HNO3 को उपस्थिति में अगर इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, HNO3 की उपस्थिति में, यहाँ पे HNO3 से क्या किए थे, गर्म किए थे, किसकी, H2SO4 की उपस्थिति में। अब यहाँ पे HNO3 की उपस्थिति में फिर से अभिक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो NO2 होता है अर्थों और एक ही बेंजीन के अर्थों पर और पैरा पोजीशन दोनों पर जाकर के जुड़ जाता है। एक ही बेंजीन के, एक ही हैलो एरिन्स के अर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ गया है। ठीक, उसके बाद है आपका सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है, जो आपका हैलो बेंजीन है, जो आपका हैलो बेंजीन या फिर कोई भी हाँ क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन या फिर कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका सल्फोनिक अम्ल है, मतलब जो SO3H जो होगा वो क्लोरोबेंजीन के अर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ेगा। जब क्लोरोबेंजीन को H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो सल्फोनिक अम्ल होता है, सल्फोनिक अम्ल मतलब या इसमें से H2SO4 में से HSO3, क्या, HSO3 ये है आपका सल्फोनिक अम्ल, वो इसमें से अलग हो जाएगा, SO3 इसमें से अलग हो जाएगा और इस क्लोरोबेंजीन के अर्थो पोजीशन पे जाकर के जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पे, देखिए यहाँ पे अर्थो पे जुड़ा है और पैरा पोजीशन पे, तो अर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा है आपका, क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ से, हाँ बस इतना ही बचा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन, और वो आपस में क्रिया करके H2O बना लेंगे। जहाँ यहाँ पे उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल करके H2O आगे जा करके बना लेंगे। उसके बाद है एल्कलीकरण। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो एल्कलीकरण में आता है आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को, यहाँ पे हुआ क्या है, आपका क्लोरोबेंजीन है, तो इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, जो आपका ये एल्किल समूह है वो क्लोरोबेंजीन के अर्थो पोजीशन पे जा कर के जुड़ता है और पैरा पोजीशन पे जा कर के जुड़ता है। ठीक, यहाँ पे देखो अर्थो पे जा कर के जुड़ा है और पैरा पोजीशन पे जा कर के जुड़ा है। तो इस तरीके से हमें एल्किल मतलब हैलो एल्किल एरिन प्राप्त होता है। फिर से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, तो जो आपका मेथिल समूह होता है वो क्लोरोबेंजीन के अर्थो पोजीशन पे जाकर के जुड़ता है और पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ता है और हैलो एल्किल एरिन प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो जब आपका कोई भी बेंजीन समूह के साथ, जब नॉर्मली बेंजीन है उसके साथ CH3 जुड़ा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टालुइन कहेंगे। ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है, बेंजीन है। अब इसके साथ जाकर के CH3 समूह जुड़ गया है इस ऊपर में, है ना, तो ये हो गया आपका टालुइन। ये क्या हो जाएगा, टालुइन। जब बेंजीन के साथ आपका CH3 मेथिल समूह जुड़ा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, टालुइन।
तो यहाँ पे आपका अगर इसको ना देखें हम लोग क्लोरीन को, तो ये आपका टॉलुइन है। अब इसके साथ अगर क्लोरीन आकर के जुड़ गया है तो वो हो जाएगा आपका क्लोरोटॉलुइन, है ना। मान लेते हैं जो मेथिल समूह है अर्थो पोजीशन पे जाकर के जुड़ा हुआ है तो वो अर्थो क्लोरोटॉलुइन कहलाएगा। अब ये मेथिल समूह अगर पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ा है तो वो पैरा क्लोरोटॉलुइन कहलाएगा। ठीक, तो ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसको याद कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में क्या होता है, जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है उसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। एसिटिलीकरण में जो क्लोरोबेंजीन जो होता है उसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका COCH3 है, COCH3 ये क्या करेगा, अर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ेगा, किसके, क्लोरोबेंजीन के। एक बार फिर से, जब क्लोरो या फिर हैलो एरिन्स की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो उसमें का COCH3 समूह क्लोरोबेंजीन के अर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ता है और एरोमेटिक कीटोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एरोमेटिक कीटोन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एसिटिलीकरण। तो इस तरीके से हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। ठीक, अब यहाँ पे DDT के बारे में भी पूछा जा सकता है। नॉर्मली इसको देख लीजिएगा, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, DDT प्राप्त होता है ना। DDT क्या है, एक महत्वपूर्ण कीटनाशी है। इस DDT के बारे में आगे आपको दिया हुआ है इसी पार्ट में। उसके बाद यहाँ पे हैलो एरिन्स का देखिए या फिर क्लोरोबेंजीन का औद्योगिक उपयोग दिया गया है। क्लोरोबेंजीन का औद्योगिक उपयोग क्या है, फिनाल एनिलीन DDT के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पिक्रिक अम्ल का निर्माण करने में इसका उपयोग एंटीसेप्टिक तथा रजक डाई के रूप में किया जाता है। ठीक, तो ये है आपके क्लोरोबेंजीन के औद्योगिक उपयोग।